ये 2 क्वेश्चंस दिए थे, मेरे को बताओ किसी का भी हुआ है, कोई एक क्वेश्चन भी हुआ हो? मैंने तुम्हें हिंट भी दे दी थी फर्स्ट वाले में, किसी का भी नहीं हुआ। देखो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, 2 ही हैं। पहले क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या दे रखा था कि 1 Z1 Z2 अप टू Z14 जो है 15th रूट्स ऑफ यूनिटी है। जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम लोगों ने किस तरीके से नोटेशन दी थी रूट्स को? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n-1 ऐसे ही दी थी, ये हमने दी थी नोटेशन। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि अगर वैल्यू लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1। तो इन्होंने ये 15th रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखे हैं, तुम ये भी कंसिडर कर सकते हो, इन्होंने Z1 Z2 की फॉर्मेट में दे दिए, कोई नहीं, तुम ये भी ले सकते हो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा 7, यही बनेगा। और नीचे क्या बन जाएगा? यस मैम। देखो जब आप अल्फा लिख रहे थे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसी तरीके से लिख रहे थे, तो अल्फा 1 की वैल्यू तुमने अल्फा मानी थी, 1 तो 1 ही था। अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर मानी थी, अल्फा 3 की वैल्यू अल्फा क्यूब मानी थी। तो अगर यहाँ Z8 मतलब अल्फा 8 की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो? अल्फा की पावर 8 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 9 अप टू कहाँ तक है ये? Z14, तो अल्फा की पावर 14। अच्छा, जिन बच्चों ने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा बेटा, 2 ही क्वेश्चन है ये, मैं बस होमवर्क डिस्कस कर रही हूँ। बाकी हम लोग आज नया ही पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात है, उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल नया ही पार्ट स्टार्ट करना है आज। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? मैंने ये 15th रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यू यहाँ पुट की है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी भाई, 15th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, मतलब Z15 Z इज इक्वल टू 1/1 की पावर 1/15, तो तुम इसको ऐसे लिखते हो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये रूट्स आए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ये जो अल्फा है ये इसका एक रूट है इक्वेशन का। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा 15 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैंने बोला था इस 1 को हटा के अल्फा 15 डाल देना वहां पे, उससे फायदा क्या होएगा? देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 7, नीचे क्या है? यहां मैं कह रही हूँ 1 को हटा के अल्फा 15 डाल दो, उसको पीछे करके लिख दो, आगे तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अल्फा 8 से पहले अल्फा 15 लिख रहे हो, कोई सीरियस मतलब सीक्वेंस तो बन नहीं रहा। ये गया अल्फा 14 और लास्ट में मैंने ये आगे वाला 1 पीछे करके लिख दिया अल्फा 15, ठीक है? फिर मैंने बोला था, अच्छा अब क्या कर सकते हो इसमें? देखो इस पूरे पार्ट में से अगर मैं अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? ये तो ऊपर वाला तो सेम है, नीचे क्या बनेगा? अल्फा की पावर 8 कॉमन लो, अंदर बन गया अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा 8 कॉमन ले रहे हो तो 1 बचेगा ना। 1 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर, लास्ट में देखो अल्फा 15 में से 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? अल्फा 7। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, कट जाएगा, खाली इतना पार्ट बचेगा 1/अल्फा की पावर 8। इसको आप क्या लिख सकते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा की पावर -8, ठीक है? अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या पढ़ी थी? ये अगर ऐसे पावर में हो तो तुम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, -8 आगे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा। पढ़ी थी? जेड की पावर n का आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, तो वही प्रॉपर्टी है। यस मैम। अब बेसिकली क्वेश्चन इतना रहेगा कि तुम्हें अल्फा का आर्ग्यूमेंट निकालना है, उसको -8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अल्फा का आर्ग्यूमेंट तो जब तुम वैल्यू पुट करोगे अल्फा की तभी निकलेगा। अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी e⁻²k π/n थी। अच्छा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? ये तो तब हम बात कर रहे थे जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे। यहाँ कितने रूट्स की बात हो रही है? 15th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है? 15। और k की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो? अल्फा कब आया था? जब हमने पहला रूट 1 था, दूसरा रूट अल्फा था, तो ये आया था k की वैल्यू 0 पुट करने पर। ये कब आएगा? k की वैल्यू 1 पुट करने पर। मतलब k की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 15 है, तो ये बन क्या गया यहाँ पर?
-8 आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर आयोटा 2 पाई बाय में 15, ये बन गया। इसमें आर्ग्यूमेंट बता सकते हो, इसमें तो बता सकते हो e की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है 2 पाई बाय 15, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आ गया 2 पाई बाय 15 और एक -8 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा -8 इंटू में 2 पाई बाय 15, ये हो गया -16 पाई बाय 15। अब ये आंसर नहीं है, इसमें ना एक लाइन और थी नीचे कि जो ये ए और बी है आपके, ए और बी है ये को प्राइम नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरा -16/15 आ गया, ये मेरा ए नहीं हो सकता ना, नेचुरल नंबर नहीं है ये। तो मैं क्या करूँ, इसको मेरे को चेंज करके लिखना पड़ेगा, इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हो बताओ, -16/15 है, इसको मैं -पाई/15 लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। ये आएगा। इसको जरा एक बार तुम ड्रॉ करके देख लो, तुम जा रहे हो -पाई तो तुमने घूम के यहाँ आ गए, उसके बाद -पाई/15 और चले गए आगे, मतलब बेसिकली यहाँ तक का सपोज मान लो ये हो गया -पाई/15, ये पूरा आपका एंगल कितना हो गया -पाई/15, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन तो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से आया है, मैग्नीट्यूड तो पाई/5 है इसका, तो 180 में से अगर मैं पाई/5 माइनस कर दूंगी तो मेरा ये येलो वाला आंसर आ जाएगा। यस पाई/5 नहीं, सॉरी पाई/15 है, 15 है ना पाई/15, ठीक है। 180 में से अगर मैं ये पाई/15 वाला पोर्शन माइनस कर दूंगी तो मेरा ये येलो वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये बेसिकली 14 पाई/15 हो गया। तो आप इसको कंपेयर कर लो, अब किसके इक्वल दे रखा था ये इन्होंने क्वेश्चन में, a पाई/b के इक्वल दे रखा था, a पाई/b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, निकालना क्या था a माइनस b, मैम b माइनस है, तो b माइनस कितना हो गया तुम्हारा 15 माइनस 1, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ आ गई चीज क्या किया है? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक बार खुद ट्राई करके देखना, देखो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें, यहाँ पर 1 को आपको अल्फा 15 चमकना चाहिए था, उसके बाद तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज यूज किए, कोई ऐसा खास हमने काम किया नहीं है। नेक्स्ट वाले में क्या है, देखो नेक्स्ट वाले में दो तरीके हैं, शॉर्टकट तो आपका ये है, ये बोल रहा है देखो अब इसने यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर इसने जेड से रिप्रेजेंट किया था, कोई नहीं किसी से रिप्रेजेंट करे, तुम्हें तो पता है ना ये nth रूट्स की बात कर रहा है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये nth रूट्स होते हैं। ये बोल रहा है ये जो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अभी आप शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हो भाई, n की वैल्यू 3 ले लो, जैसे ही n की वैल्यू 3 ले लोगे तो बेसिकली तुम कहाँ चले गए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे चले गए, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे चले गए, 1 ओमेगा अप टू ओमेगा n-1 इसने बोला है nth रूट्स हैं, अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तक ही रह जाएगा मेरा क्वेश्चन, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तक रह गया, ठीक है। नीचे बचेगा क्या, n की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो सिर्फ आपकी दो टर्म्स बचेंगी, कौन सी, एक तो फर्स्ट और एक सेकेंड, तो क्वेश्चन कितना रह गया, इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो और अपना जो भी तुम्हारे ऑप्शंस थे, अगर तुमने नोट किया हो क्वेश्चन तो उसमें n की वैल्यू 3 डाल दो, जो भी मैच कर रहा हो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या थे, किसने लिखे थे क्या, एक बार इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर 5/7 आएगा, देखो एक बार चेक करो, सीधा एलसीएम लेना है अब तो इसमें, वन बाई जेड माइनस ओमेगा प्लस 1/z माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1/z माइनस ओमेगा प्लस 1/z माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस z माइनस ओमेगा अपॉन में z माइनस ओमेगा, आई थिंक ये z नहीं है 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 है, z नहीं है बेटा, ये 2 है, ठीक है। तो देखो ये तो 4 बन गया, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यस कर सकते हो, तो +1 अपॉन में नीचे देखो, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 - 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब,
कितना हो जाएगा, ऊपर तो बन गया 5, नीचे हो गया आपका, देखो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 और 4 टोटल हो गया 5, 5 2 तुम कॉमन ले लो, अंदर बच गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब इसकी फर्दर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, माइनस Yes. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, 5 + 2 5/7। ये तो हमने निकाला है, एन की वैल्यू हमने क्या ली है, उसमें 3 ली है। तो ऑप्शन में तुम्हारे जो ऑप्शन 4 दे रखे थे ना, देखना एक बार जिसने नोट किया हो, उसमें एन की टर्म्स में आपको ऑप्शन दे रखे थे, एन की वैल्यू 3 पुट कर लेना, जिस भी ऑप्शन में 5/7 आपका आंसर आए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? ये तो था शॉर्टकट जब Yes, हमने ma'am. एन की वैल्यू 3 ले ली। अब मान लो लॉन्ग कट की बात हो रही है, तो लॉन्ग कट में जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्वेश्चन समझाया था ना, वैसे ही करना है। कैसे समझाया था, लॉग लेके, याद हो तो एक क्वेश्चन कराया था, याद है? लॉग लेके क्वेश्चन कराया था, कैसे कराया था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी उसमें? खाली आयो बिल्कुल भी ना पढ़े। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की थी, z की पावर n-1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z-1 z-अल्फा z-अल्फा स्क्वायर अप टू z-अल्फा n-1। फिर मैंने बोला था इसको तुम नीचे लेके चले जाओ, ये किसके इक्वल आ गया, z-अल्फा स्क्वायर अप टू z-अल्फा की पावर n-1। इसको फिर मैंने रिप्लेस करवाया था, एक जीपी बन रही थी, याद आई? 1 + z स्क्वायर 1 plus Z. अप टू Yes, z की ma'am. पावर n-1, ये किसके इक्वल है, z-अल्फा स्क्वायर अप टू z-अल्फा की पावर n-1। अब देखो यहाँ से चमक कैसे जाएगा, आपको सम ऑफ ये चाहिए, रूट्स चाहिए, मतलब बेसिकली सम में है ये जो भी आपका इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका कहीं ना कहीं यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए आपको लॉग यूज करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी क्या किया था, दोनों तरफ लॉग ले लिया था, लॉग ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया था, याद हो तो किसी को, डिफरेंशिएट किया था। Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर देना। अब मेरे को बता सकते हो तुम डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पर आएगा z-अल्फा 1/z-अल्फा स्क्वायर अप टू 1/z-अल्फा की पावर n-1। आपको चाहिए 2 - अल्फा स्क्वायर, तो क्या करोगे नेक्स्ट में के बाद, z की वैल्यू क्या पुट कर देना, 2। तो बेसिकली यहाँ पर इसको पहले डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद z की वैल्यू 2 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में करवा रखा है, अगर मान लो तुम्हें कोई डाउट आए तो वहां से चेक कर लेना। कर लो क्या अब इन क्वेश्चंस को, थोड़े ज्यादा दिमाग लगाने वाले थे, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. सबको क्लियर है निधि के अलावा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो देखो अभी क्या है, आज हम लोगों को ज्योमेट्रिकल पार्ट स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो अभी तक हम मोटा मोटा जो पढ़ के आए हैं, 8 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स अपने जितने भी हुए हैं, वो पार्ट सभी बच्चों को इजी लगता है, वो कर लेते हैं उस पार्ट को। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के जाएगा पेपर में, तो दिक्कत आती है जब ज्योमेट्री घुस जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मतलब वेरियस फॉर्म्स ऑफ, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, 3 फॉर्म्स की हमने, कार्टेशियन पढ़ा है, पोलर कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा है, पोलर फॉर्म पढ़ा है, और एक कौन सी पढ़ी है तुमने, यूलर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडुलस पढ़ लिया, आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया, कॉन्जुगेट पढ़ लिया, Conjugate. और क्या क्या पढ़ा हमने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, Cube root. और And nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ ली। उसमें भी हमने कितने केस पढ़े थे, 2. 2 केस पढ़े थे, जब एक तो n इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, मतलब जो पावर थी वो इंटीजर से बिलोंग करी थी, और एक कौन सा पढ़ा था जिसमें P/Q हाँ के p फॉर्म बाई में. क्यू का फॉर्मेट था आपके, p और q इंटीजर से बिलोंग कर रहे थे, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हम सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो तुम लोगों ने अभी तक, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट नहीं हुआ है या तुम लोग नहीं कर पाए हो, तो जो भी बच्चा अभी नया शुरू करेगा ना, वो इतने पार्ट को अलग करके सॉल्व कर लेना। अब जो आज से करा रही हूँ उसको थोड़ा सा अलग करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज वाला थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पीछे वाला अभी तक का सारा इजी पार्ट था। क्लियर है? कौन 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 है जिसने अभी बताना, एक बार हैंड रेस करना, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ही नहीं किया है, बिना झिझक बता सकते हो, मेरे को पता है होते हैं ऐसे बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार मेरे को हैंड रेस करके बता दो कि मैम हमारा कॉम्प्लेक्स शुरू से रहा हुआ है। कोई भी नहीं है? अंकुश तुमने कर लिया था स्टार्टिंग से?
चलो ठीक है, अगर अच्छा है कोई नहीं है तो। देखो शुरू के 15 मिनट जो भी पढ़ाऊंगी ना उसमें तुम्हें बस फील लेना है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने वाले पर्पस के लिए है। मान लो देखो ये प्लेन है एक, कार्टेशियन सिस्टम में तुम लोग एक पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होएगा ना। ऐसे लिखते हो तुम पॉइंट को कॉम्प्लेक्स। मान लो ये आर्गन प्लेन है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, पॉजिटिव नहीं सॉरी रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो इस पॉइंट को तुम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या है, तुम रियल एक्सिस पे x यूनिट चले हो और इमेजिनरी एक्सिस पे कितने यूनिट चले हो, y यूनिट चले हो। अगर मान लो थोड़ा बहुत तुमने वेक्टर्स फिजिक्स में पढ़ रखा है, इसको वेक्टर्स के फॉर्म में अगर आपको देखना है तो क्या कोई मेरे को बता सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या हो जाएगा। बताओ, तुमने पढ़ा हुआ फिजिक्स में वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या करता है, एड्रेस बताता है इस पॉइंट का, ठीक है। इस प्लेन में एड्रेस बताएगा। एड्रेस कैसे बताएगा वो, तुम कैसे लिखते हो पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। इसका मतलब क्या है, आई कैप की डायरेक्शन में एक्स यूनिट चला हुआ है और जे कैप की डायरेक्शन में कितने यूनिट चला हुआ है, वाई कैप सॉरी वाई। तो यहां से एक चीज देखो, हम लोग इसी पॉइंट को वेक्टर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों से ही हमने उसका एड्रेस बता दिया, मतलब कि वो इतने यूनिट एक्स पे चला है, इतने यूनिट वर्टिकल डायरेक्शन में चला है, दोनों से हमने यही बताया, एड्रेस ही बताया उसका, ठीक है। एड्रेस सेम है, लिखने के तरीके अलग हो गए। एक बार हमने कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया और एक बार हमने कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, वेक्टर वाला, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मॉड्यूलस निकालने की बात करूं, यहाँ पर मॉड्यूलस निकाल सकते हो। अगर ये आपका z है, ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मॉड z निकाल सकते हो। मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेते हो। अगर मैं वेक्टर्स की टर्म में देखो, मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली जो तुमने मॉड्यूलस निकाला है, ये इस चीज की लेंथ ही है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर्स की टर्म में पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, बता सकते हो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड। मैम मॉड z की इक्वल ही होगा। यस मैम। किसके इक्वल होएगा, लॉग z, मॉड z, मॉड z। अच्छा मॉड z, ठीक है। अगर मैं देखो ये ओपी वेक्टर है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तुम। अगर मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं कैसे निकालती हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों पार्ट भी सेम है, मतलब अगर मैं वेक्टर ले रही हूँ, डिस्टेंस लेंथ निकाल रही हूँ एरो की, तो भी सेम आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर z कंसिडर करके निकाल रही हूँ तो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिमिलैरिटीज दिख रही है, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, हाँ अगर मैं z ले लेती तो भी वही बात बन रही है, अगर मैंने ओपी वेक्टर ले लिया तो भी वही बात बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मान लो आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। ये x2 y2 मान लो, ये x1 y1 मान लो, ये p मान लो और ये q मान लो। तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। यस मैम। क्या क्या करते थे उसमें, ऐसे ही करते थे, ट्रायंगल बनाते थे। हाँ फॉर्मूला तो सही है, डायरेक्ट अगर याद है तो ये पूरा x2 होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका x1 होता, तो ये वाला पार्ट आपका क्या बचता था, x2 माइनस x1। ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कितना बचता था, y2 माइनस y1। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना होता था, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बोल देते थे, भाई जो PQ डिस्टेंस है वो कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे। यस मैम। ठीक है। अब मान लो मैं वेक्टर्स का यूज करके निकालना चाह रही हूँ, वेक्टर्स का कैसे यूज करके निकालते हो,
पहले तो तुम्हें पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। पी क्यू वेक्टर निकालने के बाद तुम उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो तुम्हारे पास पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। ऐसे करोगे तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ऐसे निकालते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो x2 i कैप प्लस में y2 j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस में y2 सॉरी y1 j कैप। तो अब i वाला पार्ट i में जोड़ते हो या घटाते हो, j वाला पार्ट j में करते हो, तो ये बन क्या जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, ये मेरा आया है पी क्यू वेक्टर। मेरे को बात करनी थी इसकी लेंथ की, तो लेंथ के लिए मैं क्या करूंगी? मैग्नीट्यूड ले लूंगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम आ गया? आया कि नहीं सेम? यस मैम। एक बार कॉम्प्लेक्स लेके और देख लो। अब देखो ये z2 है और ये z1 है। अगर मैं z2 माइनस z1 निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा? z2 x2 y2 कैसे लिखोगे? x2 प्लस में आयोटा y2 ऐसे ही लिखते हो। माइनस z1 कैसे लिखोगे? x1 प्लस में आयोटा y1। तो जब इनको माइनस करोगे तो रियल पार्ट रियल में से कम होएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में से, तो यही बनेगा। ठीक है, ये मेरा निकला है z2 माइनस z1। तो अब लेंथ कैसे निकलेगी? मैग्नीट्यूड ले लो इसका। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कार्टेशियन घुसा दिया इसमें, वेक्टर घुसा दिया, कॉम्प्लेक्स घुसा दिया, आंसर तीनों से क्या आ रहा है? सेम। ठीक है, तो क्या यहां से तुम लोग सोच पा रहे हो? जो P पोजीशन वेक्टर ऑफ P है उसको मैं Z1 भी बोल सकती हूँ। ध्यान से देखो एक बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ P को Z1 बोल सकती हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को Z2 बोल सकती हूँ। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P को मैं Z1 बोल रही हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को मैं Z2 बोल रही हूँ, तो अल्टीमेटली PQ वेक्टर जो आ गया वो क्या आ गया? Z2 माइनस Z1। और PQ वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो यही आएगा, और ये हमने देख ही लिया इक्वल आ ही रहा है। बोल सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स और वेक्टर्स सेम कंसिडर कर सकती हूँ। अभी तक ये फील आनी चाहिए कि अगर नहीं आई तो बताओ कि मैम बिल्कुल भी नहीं आई। हम वेक्टर्स लेके सॉल्व कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके सॉल्व करने, हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? चले आगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं फॉलो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा तुम लोग ये पढ़ चुके होगे, बताओ क्या होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में? जल्दी बोलो। मैम अगर टू साइड्स हैं पैरेललोग्राम की ए और बी, तो मैम जो रिजल्टेंट होगा वो उसका डायगोनल हो जाएगा। हाँ देखो, मान लो ये पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। अगर दो वेक्टर्स, सपोज ये P है ये Q है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंटेड है, तो उसका रिजल्टेंट आपको निकालने को बोल दे, या वो यूं बोल दे P प्लस Q निकालो, मतलब दोनों वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि वो जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग लाई करेगा। ये पढ़ा है? तो बेसिकली मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रही हूँ, सपोज ये R है, ये R के इक्वल, ये तुमने ज्योमेट्रिकली पढ़ रखा है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो डायगोनल के अलोंग आएगा। ठीक है, अभी तक तुमने यही पढ़ा है। अब इस P वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, अभी जो पीछे पढ़ के आए हो। एक काम करो, पहले ये निकालो। देखो P क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा पहले बताओ। सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, x1 y1, इसके ले लिए x2 y2। तो तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। ठीक है, अच्छा उसमें तुम ऐड कर रहे हो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, क्या हो जाएगा? x2 i कैप
प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बता सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा? अभी जो बेटा आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, अब क्यों हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? नो मैम। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बता सकते हो मेरे को तुम? x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप। हाँ, ये मेरे को मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मिल गया तो मैं उल्टा चल सकती हूँ क्या? पहले मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट्स पता थे, मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला था क्यों का। अगर मुझे आर का पोजीशन वेक्टर पता चल गया तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल सकते हैं मेरे को। हाँ जी दीदी बेटा बोलो। मैम आपकी वॉइस सच में कट हो रही है। सब सच में कट हो रही है क्या? यस मैम। होनी तो नहीं चाहिए। चलो ज्यादा लंबे टाइम तक हो तो बताना मेरे को, मे भी नेटवर्क इश्यू हो रखा हो। अब आ रही है? ओके मैम। यस मैम। देखो मैं क्या पूछ रही थी, तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पता चल गया, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछना चाह रही हूँ। भाई जब तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के पता थे, तुमने पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू निकाला x2 i कैप प्लस में, सॉरी हाँ x2 i कैप प्लस में y2 j कैप करके। अब तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पता चल गया तो तुम मेरे को कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, यही हो जाएंगे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। हो जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके रिजल्टेंट देख लिया, आर के कोऑर्डिनेट्स देख लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर देख लिया, तीन चीज देखी हमने यहाँ। अब मैं कह रही हूँ तुम एक बार, अभी अभी तुम पढ़ के आए हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को मैं z1 भी बोल सकती हूँ। मान लो ये z1 है, ठीक है, ये z2 है। अगर मैं z1 प्लस z2 निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दू x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस y2, यही हो जाएगा। तो मेरे को बता सकते हो क्या ये कहाँ लाए करेगा? मान लो ये आर्गन प्लेन है, इसमें ये पॉइंट किधर दिख रहा है तुम्हें? जहां पर ये आर है वहीं तो दिख रहा है। यस मैम। तुम्हें अगर ये प्लॉट करना पड़ जाए तो तुम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही तो प्लॉट करते हो। इसमें x1 प्लस x2 रियल पार्ट है और y1 प्लस y2 तुम्हारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ r जो है वो z1 प्लस z2 के इक्वल है? और अगर मेरे को सपोज ये o है, इसकी लेंथ चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी? z1 प्लस z2 का क्या ले लूंगी? मैग्नीट्यूड ले लूंगी। यहां से सिर्फ इतना ही समझना था कि तुम वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तुमने वेक्टर के थ्रू निकाल के देख लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 आ रहे हैं, y1 प्लस y2 आ रहे हैं। तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो भी तुम्हारा वही आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ r है ये z1 प्लस z2 के ही इक्वल है, बस लिखने का तरीका i कैप j कैप और आयोटा में चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। यस सबको मैम। समझ आ गया? मैंने ये OR की जगह z1 प्लस z2 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, और तुम्हें वो OR की लेंथ भी पूछ ले तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करके भी z1 प्लस z2 का मोड निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है देखो ये, हाँ जी बेटा। मैम आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है? हाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पॉज है शायद। किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है मैम। बेटा मे भी नेटवर्क इशू है। एक बार आप वो अगर मान लो नहीं दिख रहा ना तो एक बार दोबारा रीज्वाइन करके देख लो। ठीक है, अब वो होगा, हो गया होगा नेटवर्क इशू। देखो ये तो था जब हमने ओ आर या पोजीशन वेक्टर ऑफ आर का डिस्कस किया है। अब मान लो तुम्हें कोई यूं बोल दे कि z2 माइनस z1 बताओ क्या होएगा, कहाँ लाई करेगा इस पैरेललोग्राम में? कोई बता सकता है क्या मुझे z2 माइनस z1 कहाँ लाई करेगा? सोचो जरा। एक बार तुम पी क्यू वेक्टर लिख के देखो, पी क्यू या क्यू पी वेक्टर लिख के देखो, क्यू पी लिख के देखो कैसे लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ऐसे ही लिखते हो क्यू पी वेक्टर। अच्छा अब मैंने एक बार वैसे लिख के देख लो,
लेकिन अगर तुम लोगों को इतना समझ आ गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को मैं क्या बोल सकती हूँ, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था z1 बोल सकती हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू को मैं क्या बोल सकती हूँ, z2 बोल सकती हूँ। बेसिकली ये जो है ये डायगोनल आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 माइनस z2। ये वाला जो पार्ट था ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, z1 प्लस z2। समझ आई? आई कि नहीं आई? यस ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़नी है जिसमें आपको डायरेक्टली ना ये फॉर्मूले दे देंगे, ये वाला और ये वाला। हालांकि बच्चे याद कर लेते हैं इसको, डायरेक्टली बता सकते थे कि भाई ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, मोड z1 माइनस मोड z2 की वैल्यू इससे कम छोटी होती है, इससे कम छोटी होती है, चल जाता काम, 2 मिनट का काम था वो। लेकिन अब ये आया कहाँ से है, वो तुम्हें जब ये नॉलेज हो जाएगी ना कि भाई हम लोग वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। अगर तुम्हें इतना समझ आ गया है ना कि भाई हाँ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो अच्छा तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम की चीज तो पढ़ी होगी, वैसे पढ़ी होगी, बोलो हाँ ना बोल दिया करो, पढ़ी हुई है तुमने ये। कैसे पढ़ी हुई है तुमने छोटी क्लासेस में? एक ट्रायंगल होता था ए बी सी, ये सामने वाली साइड ए, ये सी और ये बी। तुम क्या देखते थे कि दो साइड्स का सम करो तो वो बड़ा आएगा तीसरी साइड से, और अगर दो साइड्स का डिफरेंस लो, अब डिफरेंस क्या, कि मैंने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हें नहीं पता ए बड़ा है या बी बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, ठीक है, मॉड इसलिए लगाया है, वो डिफरेंस क्या होएगा, छोटा होएगा थर्ड साइड से। ये पढ़ रखी है तुम लोगों ने, बताओ? यस मैम। ठीक है, ये सबने पढ़ रखी है कि दो साइड्स का सम करोगे थर्ड साइड से बड़ी आएगी, और अगर दो साइड्स का डिफरेंस लोगे थर्ड साइड से छोटी आएगी। अब ये तो तुम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ ली, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। जब तुम कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे ना तो ये चीज ऐसे आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करके अब तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखोगे तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डिराइव करना बहुत इजी है अगर तुम्हें पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर मान लो मेरे को पहले वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एक चीज देखो, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, Z1 है, ये Z2 है, ये क्या था तुम्हारा, Z1 प्लस Z2 था, ठीक है। इसकी लेंथ बता सकते हो? अच्छा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ R की जगह Z1 प्लस Z2 लिख दिया था, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, मॉड लगा दूंगी, ठीक है, मॉड Z1 प्लस Z2। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? Z मॉड्यूलस Z1 मॉड Z1। इस वाले की क्या हो जाएगी, मॉड Z। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाला भी मॉड Z2 हो जाएगा। तो अब सिर्फ तुमको फोकस किस पे करना है, ट्रायंगल ORP, ट्रायंगल ORP पे फोकस करो। एक बात बताओ, एक साइड है ये, ठीक है, क्या ये साइड छोटी होएगी अदर टू साइड्स के सम से? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, इक्वालिटी वाला अभी समझाती हूँ। ये तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया तुमने जो तुम ट्रायंगल में यूज करते थे कि एक साइड दो साइड्स के सम से छोटी होगी, एक तो ये हो गया। यही साइड जो है ये बड़ी होएगी दोनों साइड के डिफरेंस से, और उसका क्या लेते हो तुम, मॉड, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है बड़ी छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये तो तुमने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पर एक इक्वल का साइन और लग जाएगा। कोई बता सकता है ये इक्वल का साइन यहाँ क्यों लगा है, ट्रायंगल में क्यों नहीं लगा? देखो ट्रायंगल में क्यों नहीं लगा वो तो मैं अभी बता देती हूँ, कॉम्प्लेक्स का भी आगे डील करेंगे। ट्रायंगल में क्यों नहीं लगा, देखो ये इक्वल कब होएगा, मैं कह रही हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ जाए, ये कब होएगा, जब तुम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ ले आओगे। तो ये c है, ये b है, इस केस में a इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। या मान लो मैं इन दो साइड्स की बात कर रही हूँ, अगर a प्लस बी आपको करना है तो क्या करोगे, कौन सी वाली साइड को किधर लेके जाओगे बताओ? अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस वाली साइड पे ले जाऊं तो ये a है, ये b है, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल बचा क्या, तुमने तो एक लाइन बना दी, ट्रायंगल तो गायब हो गया, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हम ट्रायंगल में पढ़ रहे थे, हमने ट्रायंगल ही गायब कर दिया, इस वजह से यहाँ इक्वल नहीं लगाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स को तो हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कोलिनियर वेक्टर्स, तो वहां पर वो
उस कॉन्सेप्ट की वजह से इक्वालिटी का साइन आ जाता है, आगे बताऊंगी क्यों आता है। ट्रायंगल में समझ आ गया इक्वालिटी का साइन क्यों नहीं आ रहा था? यस मैम। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ आ गया आया कहां से है? यस मैम। क्या इसी तरीके से दूसरे वाले में निकाल सकते हो? हम लोगों ने Z1 प्लस Z2 देखा था, इस सेकंड वाले में हमें क्या देखना है? Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 के लिए क्या कहाँ चले जाओगे तुम? इधर चले जाओ, ये तुम्हें पता है ये Z1 माइनस Z2 था, इसका लेंथ निकालोगे तो ये मॉड Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ये क्यों था? इसकी लेंथ आई थी तुम्हारी मॉड Z2, इसकी लेंथ आई थी मॉड Z1, ये P था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? यस मैम। अब वही इस बार ट्रायंगल ले लो OPQ। अब इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या दिख रहा है? मॉड Z1 माइनस Z2 क्या होएगा? लेस देन या इक्वल्स टू होएगा किसके? दो साइड्स के सम के। ठीक है, और मोड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होएगा किसके? अगर आप दोनों साइड्स का डिफरेंस ले लो तो। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। हो गया क्लियर कहां से आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब देखो इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी कब होल्ड करती है भाई? तुम लोगों को अगर ये देखना है, हम लोगों ने लेस देन तो देख लिया, ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई एक साइड थी उसका मतलब दो साइड्स के सम करोगे तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था। अगर मान लो मेरे को ये चीज देखनी है कि ये कब लागू होएगी, तो बता सकते हो ये कब होगी? पहली बात तो ये होगी कब? जब ओरिजिन Z1 और Z2 तुम्हारे कैसे होंगे? कॉलिनियर। ठीक है, एक ही लाइन में होंगे। कैसे? अब मान लो ये फिगर है आपकी, भाई Z1 भी आपका इधर ही है और Z2 भी आपका कहाँ है? इसी के ऊपर है। ये Z2 है और ये आपका Z1 है। तो रिजल्टेंट अगर तुम वेक्टर्स को ऐड करोगे, मान लो 4 न्यूटन भी, मान लो Z2 4 है और Z1 क्या है? 3। फोर्स लगा रहे हो तुम, 4 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐसे सोचो, एक बक्से पे 4 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन भी लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? कितना लग रहा है उस बक्से पे फोर्स? 7 लग रहा है। अभी चेक कर लूं क्या आगे? अरे ऐसा क्या नोट करने लग गए? ठीक है, रिजल्टेंट तुम्हारा आ रहा है 7। अब तुम इंडिविजुअली दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो तुम यहाँ देख रहे हो ओरिजिन Z1 और Z2 एक ही लाइन में, मतलब कोलिनियर है। तो इस केस में Z1 प्लस Z2 का मॉड किसके इक्वल आ रहा है? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल। अब ये वाला केस देखो, ये वाला केस कब बनेगा? अगर तुम Z1 तो ऊपर की डायरेक्शन में ले लो, Z2 नीचे की डायरेक्शन में ले लो, मान लो ये -3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है। इस केस में तुम लोगों को पता है वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब ऐड करोगे 4 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, -3 मतलब 3 न्यूटन तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा है। ये माइनस जो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3 न्यूटन तुम्हारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बच गया और कहाँ होएगा? 1 न्यूटन 1 न्यूटन होएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 1 न्यूटन होएगा ऊपर की तरफ। ये 1 न्यूटन तुम ऐसे भी निकाल सकते हो क्या? ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, नीचे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, उनको माइनस करोगे तो भी 1 ही आएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल कैसे आ गई? ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा Z2 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2, ये आ गया इस कंडीशन से। ये याद रखना, एक क्वेश्चन भी आएगा अभी, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। भाई ये वाला पार्ट आ रहा था जब हमने इस तरीके से कॉलिनियर वेक्टर्स दिए थे, हैं तो ये भी कॉलिनियर, देखो तीनों एक ही लाइन में है, लेकिन डिफरेंस हो गया डायरेक्शन में। वहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और इधर उल्टी डायरेक्शन में लग रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ ये कैसे बनाओगे? अरे ये चीज तुम लोग वो फॉर्मूला लगाते हो ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहां से भी निकाल सकते हो, बट इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो फिजिक्स का पार्ट हो गया। बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई हाँ ये कॉलिनियर है तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करनी है, इतना समझ आना चाहिए तुम लोगों को।
ये बताओ z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 कैसे होएगा, कौन से केस में होएगा? इस बार ना डायग्राम्स उल्टे हो जाएंगे। जब तुम्हें ये वाला पार्ट इक्वल दिखाना है तो तुम्हारा डायग्राम बनेगा ये वाला, और जब तुम्हें ये वाला पार्ट इक्वल दिखाना है तो तुम्हारा डायग्राम कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। ठीक है, अब ये तुम्हारा होमवर्क है, घर बैठ के करके देखना। बेशक तुम वो वाला फॉर्मूला लगा लेना जो अपना फिजिक्स में लगाते हो, 3 और 4 वाला एग्जाम्पल लेके ही कर लेना। ठीक है, चमक जाएगा तुम्हें। करोगे एक बार ट्राई खुद से? बोलो बेटा। इसको बेशक अलग से नोट कर लो। ये तुमने कब लिया है? जब सेम डायरेक्शन में। ठीक है, z1 z2, z1 माइनस z2 ये वाला कब था? जब तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। ठीक है, तीसरा पार्ट आपका क्या है? z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये कब था? जब आपका अपोजिट में ही लग रहे थे। और z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉड z1, ये कब है? जब दोनों ही सेम डायरेक्शन लग रहे हैं। ये एक बार के लिए मोटा मोटा तुम लिख लो। ठीक है, ये दोनों तो तुम लोगों ने ओरली बता दिए। ये लोग ये वाला पार्ट तुम एक बार प्रूव करके देखना, घर पे नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि तुम लोगों को ये इक्वालिटी मतलब ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। उसमें तुम्हें ये भी समझ आ गया कि ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, तब ये पॉइंट्स कैसे हुए तुम्हारे? कॉलिनियर, मतलब एक ही लाइन में दिख रहे हैं ना तुम्हें। तीनों ही केसेस में क्या है? पॉइंट्स कॉलिनियर है, z1 z2 और ओरिजिन। ठीक है, तो मेन बात यही थी कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है यहाँ पर जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ कैसे डील कर रहे हैं? वेक्टर्स की फॉर्मेट में। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग वेक्टर वेक्टर का कोई चक्कर था नहीं, वहां पर ट्रायंगल ही खत्म हो रहा था। वो तो सिंपल ही केस था बिल्कुल, वहां पर इक्वालिटी होल्ड आपकी नहीं कर रही थी। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझ आया? एक बार बताओ, क्वेश्चन करते हैं फिर डायरेक्ट। यस मैम। थोड़ा सा फीलिंग आई होगी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को वेक्टर्स की तरह डील कर रहे हैं, तो वेक्टर्स की तरह ही किया हमने सारे। चलो देखो क्वेश्चन देखो, अभी जो लास्ट तुम्हें चीज पढ़ाई है उसी के ऊपर है क्वेश्चन। एक बार बताओगे आंसर? पोल पे दे दो। चलो एक मिनट तुम करो, देखो ओरली ही है वैसे क्वेश्चन, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया। बताओ चलो। बेटा 2 ही वोट आए हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैम एक तो मैंने किया है। अच्छा, और 2 कौन है भाई? ये ठीक है, जिन्होंने 3 आंसर दिया ना उनका ठीक है। रीजन बता सकते हो? मैम z1 प्लस z2 का मोड इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2, तो उनका वो कॉलिनियर होंगे। हाँ, ट्रायंगल सेम। कॉलिनियर होंगे। और तुम लोगों ने देख लिया भाई, हाँ ये है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जिसमें इन्होंने इक्वालिटी वाला पोर्शन ले रखा है। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये जो पोर्शन है ये कब होता है? जब आपके ओरिजिन z1 और z2 सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये वाली फिगर हमने बना के देखी थी। तो इसमें जब सेम ही डायरेक्शन में होगे तो z1 और z2 मान लो कुछ भी है, z1 z2 कोई सा मान लो, ये जो एंगल है थीटा दोनों के लिए सेम है, आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट बताओ।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब जब तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ के आ चुके हो तो एक चीज देखो, तुम बेसिकली यही तो देख रहे थे। यहां पर तुमने क्या देखा है? यही तो देखा है, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये होगी और इसकी कम से कम वैल्यू ये होगी, यही देखा है ना। मतलब मोड z1 प्लस z2 का रेंज देख लिया तुमने, मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी तुमने क्या देखा था, मोड z1 माइनस z2 की मैक्सिमम वैल्यू देख ली, मिनिमम वैल्यू देख ली। अब क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, तो क्वेश्चन किस चीज पे चला गया? ये यही तो हो गया। तुम्हें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है z1 माइनस z2। बस अब ये फॉर्मूला यूज करके तुम्हें आंसर निकालना है। निकालोगे? चलो बताओ कितना आएगा। मोड z1 कितना है? 5। हाँ, मोड z1 कैसे निकालोगे? z1 तुम्हें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 5 4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 5 हो गया। 5। अच्छा, मोड z2 तुम्हें दे ही रखा है 7 प्लस 7। यहाँ पे क्या करोगे? अब मोड z1 तुम्हारा निकला कितना? 5। मोड z2 है 7, उसका मोड है 5 माइनस 7 माइनस 2 आएगा, उसका मोड लोगे तो 2 ही आएगा। z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया ये? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था ये तो। यस मैम। यस मैम। मतलब बेसिकली तुम्हें फॉर्मूला याद है तो चल जाएगा काम। ये बताओ मेरे को, पोल पे देना है इसका आंसर। बेटा सारे कोशिश करा करो, 3 ही वोट आए थे, बच्चे इतने जुड़े हुए हैं। तुम्हें वो इंटरेस्ट भी नहीं है क्या? मेरे को तो केबीसी आता था ना, उसमें बस ऑप्शन देने से मतलब होता था। तुम्हें तो वो भी नहीं है। कैसे बच्चे हो तुम? आए ना चाहे, आए नहीं आए वो अलग बात है, ए बी सी डी में से एक ऑप्शन पे क्लिक करने में इतना मजा आता था। मैम सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब नहीं आता था और तुक्का सही चला जाता था। हाँ, उम्मीद थी। सेम ही क्वेश्चन है ये बिल्कुल, बस इसमें एक 2 और लगा रखा है इन्होंने। कोई नहीं, तुम्हें आता है वो सॉल्व करना। अगर मॉड में 2z2 लिखा हुआ है तो 2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी विजय बेटा बोलो। मैम हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, बोल तो रही हूँ। मैम मैं ना एक्चुअली ना मेरे को पता नहीं है, सस्ता लैपटॉप है ना मेरा, मेरे को किसी ने वापस लात मार के निकाल दिया था। तो अभी आपने क्या करा है पिछले 5 मिनट में? मैंने? किसने लात मार के निकाल दिया था? निकालने वाले तो मैं ही हूँ। 5 मिनट में विजय बेटा भी क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा। ये देख लो अपनी क्वेश्चन नहीं करा? 5 मिनट हम ऑप्शन में 2 क्वेश्चन करा दिए। अच्छा ये DQ है? अच्छा ऑप्शन नहीं है? नहीं मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है दैट इज इक्वल में 3 अरे बस इसमें 4। ऑप्शन नहीं है, एंड करो कॉल। ऑप्शंस नहीं है क्या उसके? अच्छा ये नहीं 1 2 ऑप्शन 3। नहीं है। ठीक है चलो कोई नहीं, बिना देखे दे ठीक। दिया। देखो अब यहाँ कौन सी वाली करोगे? किन वाली करोगे? z1 माइनस 2z2, सपोज ये किसी z3 के इक्वल है, पूरा ही मान लो। लेस देन इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? z1 प्लस में 2z2 लिख सकती हूँ ऐसे। यस मैम। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ 2z2। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा अब तो क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बस। तुम्हें थोड़ा सा इधर ध्यान रखना है, इधर कैसे लिख दोगे इसको? मॉड ऑफ z1 माइनस, अब मॉड 2z2 है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस 2z2 लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस में 2 मॉड z2। मॉड z2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 7 और मॉड z1 की यहां से निकल जाएगी 5। बस पुट कर लोगे, निकालोगे आंसर। यस यस मैम। ठीक है, आ गया क्या विजय बेटा? ऐसा ही कराया था पिछला क्वेश्चन, ये आ गया तो पिछले वाला आ जाएगा, आसान था इससे। चला गया या है अभिजय? मैम वो भी है। एस मैम क्या होता है?
इसके तो सिस्टम में ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। चलो नेक्स्ट करो, ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा है, थोड़ा लंबा है। ठीक है ठीक है। आपको ये दे रखा है मॉड z माइनस टू, सॉरी z माइनस टू बाई जेड का मॉड इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इफ रेंज ऑफ मॉड z इज a से b, मतलब मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू b है, मिनिमम वैल्यू b एग्जैक्ट नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। खैर a और b के बीच में मॉड z है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, मतलब a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे इसको? तुम मेरे को ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, तुम क्या लगा सकते हो यहाँ पर? अभी तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ के आए हो, आज तुमने सिर्फ यही नया पढ़ा है। इधर जो भी दे रखा है इन्होंने, उस पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो। भाई इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? बस मानो होती है। ठीक है, लिख सकती हूँ। यस मैंने सिर्फ ये पार्ट देखा है। अब इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, आप 1 डाल दो, 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z। अच्छा ऊपर नीचे मॉड अलग अलग हो जाएगा। 2 इज आंसर, 2 इज आंसर। अभी जब बेटा इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं था ये। आंसर तो देखते हैं कितना आ रहा है इसको। मॉड 2 बाय z को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? लिख सकते हूँ, कोई समस्या नहीं है। मॉड ऊपर नीचे चला जाता है, और मॉड 2 की वैल्यू तो मतलब मॉड 2 क्या है? 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर भी यही पार्ट यूज कर सकती हूँ मैं, 2 बाय मॉड z। बताओ इतनी चीज समझ आई? अब बार बार आप मॉड z मॉड z मॉड z लिख रहे हो। मॉड्यूलस ऑफ z वैसे भी तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो? r से। तो एक काम करो, मॉड z को r ले लो, थोड़ा सा दिखने में सुंदर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो 2 बाय r लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू r प्लस 2 बाय r। इतना चीज क्लियर है? मैंने फॉर्मूला लगाया है, मॉड z को r पुट कर दिया, क्योंकि मॉड z बार बार लिखते तो कॉम्प्लिकेटेड लगता तुम लोगों को। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया तुम्हारा बिल्कुल। दो पार्ट लेके सॉल्व कर लो। पहले तो ये पार्ट ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्या है देखो, r माइनस 2 बाय r लेस देन इक्वल्स टू 1, यही है। ये सबको सॉल्व करना आता है। इसका मतलब क्या होता है? मोड खोलोगे प्लस माइनस साइन के बाद, तो ये क्या बन जाएगा आपका? यही बनेगा, -1 to 1 के बीच में। बेटा इस मोड को खोलोगे, एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस। प्लस वाला तो ठीक है, एज इट इज रहना है। देखो प्लस वाला ये खोल दिया मैंने। जैसे तुम माइनस खोलोगे तो उस माइनस के साइन को हटाने के लिए तुम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं समझ आया? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है, तो यही बनेगा। अब ये क्या, इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक बात बताओ, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जब होते हैं ना, हम लोग ऐसे वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बट एक तुम्हें पता है आर क्या है, मॉड जेड है। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। मॉड जेड मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव होता है तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, उसका इंटरसेक्शन ले लो, वो तो तुम्हारा केस 1 का आंसर आएगा। देखो पहला पार्ट सॉल्व करो, तो ये आर स्क्वायर माइनस 2। मैम हाँ जी बेटा। मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, इसलिए मेरे को मारना मत। पर मेरा बड़ा छोटे 4-5 स्टेप में आंसर आ गया है इसका। क्या किया तुमने? मैंने मान लिया कि जो 2 बाय जेड है, 2 बाय आपका मतलब आर है, वो डब्ल्यू है। ठीक है, एक बार तुम, मैं पूरा अपना बड़े वाला मेथड करा दूं, फिर शॉर्ट बता देना, बीच में अटक जाएगा नहीं तो। ठीक है, एक बार रुक मैं जाओ बस। स्कूल को चैट बॉक्स में टाइप करूंगी। हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सुन भी लेंगे तुम्हारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखो आर बूढ़ा हो स्क्वायर, जाऊंगा टाइप करते। अरे सुन लेंगे, एक बार रुक जाओ, ये कंप्लीट कर लो ना, बीच में रह जाएगा फिर। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। यही हो गया। ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। इसको फैक्टराइज कर सकते हो। क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? अब ये चीज तो तुम लोगों को बता देनी चाहिए वैसे।
बोलो बेटा जल्दी। अब मैं बोल रहा था कि मैंने assume हमें जो गिवन था कि z -2। अभी क्या आपसे नहीं पूछ रही मैं। सॉरी मैम, मेरा माइक खराब है, सिस्टम खराब है मैम। मेरे को आप बोलते हो तो मेरा आपको लगता है मेरे को ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, बेइज्जती आपको मेरी ये देखो, मारते ये हो। हम इधर लिख गए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। फैक्टर्स क्या बनेंगे मैम इसके r प्रोडक्ट? प्लस 2 हम्म, r माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये वेविकर का क्वेश्चन बन गया -2 और 1, ठीक है, -2 और 1। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट, कौन सा रीजन लोगे आप? पॉजिटिव वाला, ठीक है। फाइन। अब तुम्हें क्या देखना है, क्या तुम -2 से नीचे वाला ले सकते हो क्या रीजन? क्यों नहीं ले सकते? आर पॉजिटिव है, पता है तुम्हें, मॉड्यूलस है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा? 1 to इंफिनिटी। तो आर बिलोंग्स यस मैम। 1 to इंफिनिटी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या तुम ये वाला पार्ट सॉल्व कर, हमने कौन सा सॉल्व किया? ये वाला सॉल्व कर सकते हो। आर स्क्वायर -2 इज लेस देन इक्वल्स टू आर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 2 to infinity। 2.3। देखो आर स्क्वायर माइनस आर -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बताओ। जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है ना, उसमें तुम उलझते हो। यही बनेंगे, आर Yes। -+1 लेस देन इक्वल्स टू 0, -1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार रीजन कौन सा लेना है? लेस देन इक्वल्स टू की बात हो रही है तो ये वाला रीजन लोगे। तो इसमें भी सारा तो ले नहीं सकते, आर की बात हो रही है, ये आर की वैल्यू आएंगी यहाँ से। अब ये देखो नेगेटिव भी जा रहा है, -1 to 0 तो नेगेटिव पार्ट हो गया, आर तो नेगेटिव होता नहीं, इसका मतलब आर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बताओ? 0 से 2। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया? 0 से 1 to 2। 1 से 2 है ना। तो इससे तो मेरे को मिला है आंसर ये, इसको सॉल्व करने से। दूसरा पार्ट देखो, ये केस 1 हमने सॉल्व किया, दूसरा पार्ट कौन सा आ गया आपका? ये वाला पोर्शन बच गया। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर प्लस 2 बाय आर। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर प्लस 2 बाय आर। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही आएगा। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने। अब यहाँ पे एक बात बताओ, देखो इसमें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा तुम्हारा जब चेक करोगे? लेस देन 0, और ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो तुम समझ पा रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये केस तुमने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आपका जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। तो यहाँ तो मतलब आर की सारी वैल्यूज चल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यहाँ तो आर की सारी वैल्यूज चल गई, यहाँ से तुम्हें आर की वैल्यू मिली है 1 और 2 क्लोज ब्रैकेट। तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आर बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 1 and 2। 1 and 2। ए की वैल्यू क्या होगी? 1। बी की वैल्यू क्या आ गई? 2। पूछ क्या रखा था? ए प्लस बी। कितना हो जाएगा? 3। भाई विजय बेटा, हमारा तो 3 आंसर आया, आपका 2 आंसर आया था। मैम कुछ ज्यादा ही नहीं, छोटा अभी से क्या किया था हो बताओ गया। बेटा, आप बताओ। मैम जानते हो मैंने क्या गलती कर दी? मैंने सिर्फ बी क्या ले ली कि मैंने आपका एक का सम देखा ही नहीं। मैम मैंने ये अज्यूम कर लिया, जैसे हमें क्वेश्चन में था कि z -2 अपॉन z है, तो मैंने 2 बाय z को ना w एज्यूम कर लिया कि ये w है सर। मैम उसके बाद मैंने ये मान लिया कि जो वो होगा हमारी जो मॉडुलस z की वैल्यू, जो हमारी मॉडुलस z की वैल्यू होगी मैम, वो इक्वल्स टू हम कर सकते हैं z मॉडुलस के अंदर ही z माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मॉडुलस इज लेस देन 1 और एज, और जो हमारा मतलब क्या वो एक्सप्लेन कैसे करूं? मैं आपको फोटो भेज दूंगा, अच्छा ऐसे तुमने एक्सप्लेन क्या करना मेरे किया? लिए। एक मिनट, तुमने ऐसे किया। अच्छा फिर तुमने क्या किया? यहाँ पे मोड खोल दिया। हाँ कह सकते हो, मॉड खोल दिया, जिससे मैंने ले ली वैल्यू बाद में मॉडुलस। नहीं तो तुमने यहाँ मॉडुलस z इनइक्वालिटी माइनस, का साइन कैसे लगा दिया फिर? यहाँ तो इक्वल का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन कैसे आया? मोड खोल भी दोगे? हमने इनइक्वालिटी का उससे लगा दिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से
अच्छा लगा अच्छा, इसकी लगा वैल्यू पे लगाया तुमने, तो यही तो हमने किया है, यही तो लगा रखा है हमने। तुमने बस मेरा आंसर 4 स्टेप में है, आपका आंसर 4 पन्नों में है। नहीं तो किया तो हमने वही काम है। चलो तुम मेरे को भेज देना क्या किया है तुमने, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। ओके तुम कह रहे हो तुमने इसको W लिख दिया 2/z या तो को। आप नहीं, तुम कह रहे हो तुमने W लिख दिया 2/z को, उसके बाद तुमने इसके ऊपर इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला, यही ना? यस मैम, यस मैम। तो हमने भी तो यही किया है, तुमने बस इसको W ही तो लिखा है। बड़ा किसे हो गया? वो तो भाई तुम देखो तुमने कैसे किया इतना छोटा। केसेस मैं तो बनेंगे बेटा, यहाँ केसेस तो सोल्यूशन बनेंगे। लिखने के बाद में ना मैं अभी भी सदमे में आ रखा हूँ, मेरा इतना छोटा कैसे हो सकता है, वो भी सही आंसर के साथ। तुम भेजो एक बार, देखते हैं उसमें या तो कोई गलती मिलेगी, क्योंकि केसेस तो मैम बनेंगे। हाँ जी बेटा। मैम मॉड जेड तो क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट था ना, हाँ, वन वो प्लेयर। चेंज कर लेना उसको। अच्छा मतलब, अच्छा मैं समझ गया, मिस्टेक है मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चले आगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी यूज हो गए। वेवी कर्व अगर किसी को नहीं आता तो वो इस वाले मेथड से तो कर नहीं सकता, अब इसको अभिजय वाला ही देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, मैम अभिजय तुम मेरे को भेज देना प्लीज, आप मुझे कुछ नहीं भेज वैसे रहे हो। मुझे आता नहीं था, लेकिन आज अच्छा हुआ कि आज ये वीएमसी में आज ही कराया है। आपको वेवी कर्व नहीं आता था? हाँ मतलब मैंने क्वाड्रेटिक नहीं की थी इनइक्वालिटी। अच्छा, तो ये कर लो बेटा, ये तो हर चैप्टर में यूज हो होता कृष्णा है। से गया एक ना चीज क्या? पूछनी थी। आज वीएमसी की 4 घंटे की था। पूछ लूं? क्या अभिजय? भाई कृष्णा भाई, तेरे स्कूल में HRT कब हो रहा है? HRT क्या होता है? एक अच्छा, VMC ये क्वेश्चंस नहीं पूछने, रुको एक बार। क्या टाइम हो गया? मैम भूख लग रही है, अब तो बख्श दो मैम, ऐसा करोगे? 42। ठीक है चलो, वैसे भी अब नया टॉपिक स्टार्ट कराना, मुझे रोटेशन थ्योरम करानी है। मैम भूख से मर जाऊंगा मैम मैं। अरे रुको बेटा एक मिनट, थोड़ा देखो आज वाला थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा हैवी होगा, बट एक बार कोशिश करना तुम लोग उसको थोड़ा घर पे बैठ के कर लो, ठीक है? ये वेक्टर्स वाला पार्ट मुश्किल ही रहता है। कुछ जो बच्चे आज जुड़े हैं जिन्होंने पहले पढ़ नहीं रखा, उनको आएगा बेटा कुछ।